बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 अगस्त साल 2021 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू कर दूं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है मलिक आसिफ खान का। पूछते हैं कि दादाजी, कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? मजीद ये कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, $2.8 बिलियन जो है वो IMF ने हमें खैरात दी है कोरोना रोकने के लिए, और हमें कोई अकेले को नहीं दी, दुनिया के 50 मुल्कों को दी है। ठीक है ना जी। अब अगर हम ये बता दें कि कोरोना ख़त्म हो गया है तो खदशा है कि वो इमदाद रुक जाएगी। यस। और वर्ल्ड बैंक से अभी इमदाद मिलनी बाकी है। धंधा है भाई, धंधा। तो लिहाजा ये हम जब बताएंगे फिगर उठा उठा के कि देखें जनाब, हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे, तो इसलिए ये काम हो रहा है, तो तभी पैसे मिलेंगे ना। वरना ये कैसे हो सकता है कि जैसे कोरोना आया, गनी हुकूमत ने तालिबान को कहा कि भाईजान ये 80% इलाका आपके पास है, तो 80% वैक्सीन आपने लगवानी है, हम भी सिर्फ 20% लगवाएंगे। तो फैसला तो उसी दिन हो गया था ना। ये मैं मार्च 2020 की बात बता रहा हूँ आपको। मार्च अप्रैल 2020 में गनी हुकूमत ने इतनी सारी थबंटू वैक्सीन उठा के तो दे दी थी तालिबान को कि आप अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाके के अंदर लगा दें। तो फैसला तो भाईजान उसी दिन हो गया था कि किसके पास कितना इलाका है। अब आप कहते फिर, ठीक है, तो उन्होंने अपने लोगों को लगा दी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर कोरोना उतना नहीं है जितना हमारे यहाँ है। हम खैरात का इंतज़ार करते रहे। वैसे मिली उन्हें भी अमेरिका से। अमेरिका ने पैसे दिए थे इंडिया को और इंडिया ने उधर भिजवाई थी। इंडिया ने वैसे हमारे पैसे भी पकड़ लिए थे। ठीक यार, ये इंडियन नीचे आके बकवास करते हैं, भौंकते हैं यार, गालियाँ देते हैं, तो डिलीट कर दिया कर यार। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, जवाब ना दिया कर लेकिन डिलीट कर दिया कर। तो इंडियन ने पैसे हमारे भी पकड़ लिए थे अमेरिका से, लेकिन सारे मुल्कों को प्रोवाइड की। अब जब पाकिस्तान की बारी है कि तो हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, ठीक है, फिर अमेरिका ने उनसे पैसे वापस लेके तो अपनी फाइजर वाली हमें वो भिजवाई है। इस वक्त जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने चाइनीज़ वैक्सीन जो है एक साइनोवैक है, एक साइनोफार्म है, साइनोवैक को दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन करार दिया है, जिसने डेल्टा के अंदर भी मज़ामत पेश की है। वही लगी हुई है। हैं? जी जी, साइनोवैक। डेल्टा में भी ये मज़ामत। जी जी, तो इसलिए चौकस पे रहो ना। जी बिल्कुल जी, हो गई बात मुकम्मल। आगे बढ़े। अब ऐसे पूछते हैं दादाजी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की कहानी और इंटरवीन करने का क्या ये ज्यादा फैसिलिटेट करेगी? क्या तीसरी कुव्वत ने जो इलेक्शन में इंटरवीन करना हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम उसे आसान हो जाएगी ना, गाला नहीं पहनेंगे, हेल्प करेगा। हाँ बिल्कुल हेल्प करेगा। सीधी सीधी गल है भाई, जितनियां 2 नंबरियां की थी, अब तो लोगों को पता चल गया ना कि ये फ्रॉड ये करते हैं, तो लोग रोक लेंगे फिजिकली उस फ्रॉड का। ठीक है ना जी, ठीक है। आगे भी बोले, आगे क्यों नहीं बोल रहे? मैं गलत बोल गया मुझे। तो इसलिए हर दफा नए फ्रॉड के साथ आना है हमने सामने। और $1 अरब की रकम, जब डॉलर साइन आ रहे हों आंखों के अंदर, ठीक है ना, सिर्फ उसको रखने की अभी उसके ऑपरेशन नहीं है। और पिछला जो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा इलेक्शन हुआ था, वो उसमें भला कितने पैसे लगे थे जी, जिसके अंदर RTS का खर्चा भी शामिल था, 18 अरब रुपया। अच्छा जी। और ये हम 170 अरब रुपए की सिर्फ मशीन लेंगे और मशीन को स्टोर करने की जो फैसिलिटी बनाएंगे, वो 170 अरब रुपए उस पर खर्च होंगे। 170 अरब वाली बात क्या है? वो जो सिम का बायोमेट्रिक होता है वो भी तो मशीनें है ना, इलेक्ट्रॉनिक। उस तरह की मशीनें बना लें, लोकली बन जाएंगी। ये कौन सा मसला है? लोकली नहीं ना बनानी। क्यों नहीं बनानी? पैसे कितों खाने ने सी
OLX मत पाकिस्तानी मारी बेच थी। दे, पाकिस्तान और डाले। एन इलेक्शन के दिन कहीं ये बह गए ने। जी सही है। ठीक है ना, जी आगे चले। चलो। नेक्स्ट मैसेज जहांगीर बशीर का इस्लामाबाद से। वसीम भाई, मार्केट के मौजूदा हालात पर आपका तज्जिया क्या है? पहले दादाजी से तज्जिया लेते हैं कि जो रीजनल डेवलपमेंट हो रही है उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा। दादाजी प्लीज। देखिए, रीजनल डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसका मार्केट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक और है। मेरा ख्याल है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर ये बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला वाली पार्टी हमारी बात मान ले और अशिया के लिए 2, 3, 4, 5 बॉर्डर के आउटलेट्स खोल दे, उसमें 2 बातें होंगी। एक तो गुडविल पैदा होगी हमारी अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ, और दूसरा हम ईरान और इंडिया से बिजनेस छीन के इधर ले आएंगे, जो कि हमने डंडे मार मार के इधर भिजवाया, और इन्हीं बदनस्लों ने दिया इंडिया को ये बिजनेस उठा के। इन्हीं बदनस्लों ने ये बिजनेस उठा के इंडिया को दे दिया। आपको पता है, फाटा के अंदर, साबिक फाटा के अंदर और पेशावर के इर्द गिर्द वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जिनका प्रोडक्शन सद पार जाती थी, वो डिसमेंटल हो रही, अच्छा, तोल के बिक रही। वाइबिलिटीज आउट हो रही होंगी ना, माल जाना ही नहीं परली तरफ, तो फिर चला रखने का फ़ायदा। फैक्ट्री क्यों रख रही? ऊपर से कोरोना पड़ गया, तोल तोल के बिकी, और ले जा कौन रहा भला? कौन? पार वाले। ठीक हो गया, वो भी हमसे ज़्यादा आगे चले जाएंगे, हम उधर ही हैं। जी ठीक है। अब टेक्निकल्स पे बात करते हैं, मार्केट के टेक्निकल्स पे। देखिए, अगर आप टेक्निकल लेवल्स की बात करें ना, तो मार्केट सपोर्ट्स के अगेंस्ट सिक्योर है। 46,200 से 46,400 का लेवल जो है मार्केट में सपोर्ट है, और एक बड़ी सपोर्ट जिसको बड़ी सपोर्ट कहते हैं वो 44,458 पे, जो यहाँ से भी 3,000 लेवल नीचे मौजूद है। तो जब तक मार्केट सपोर्ट से सपोर्टिव रहेगी, ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश करती रहेगी, बार बार इसमें बाउंस आएगा, क्योंकि ये सारी मज़ाहमतें तोड़ के ऊपर आई है, और अब इसके पास हिस्टोरिक हाई 53,127 का है, सिर्फ वो लेवल टूटना बाकी है। और मेरा ये गुमान है, मेरी बेस्ट एस्टिमेशन यही है कि जब मार्केट में बाउंस आएगा, हिस्टोरिक हाई टूटेगा, और वो टूट जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम है सिर्फ उसका इंतज़ार है। मार्केट मोमेंटम लैग कर जाती है, बाकी लेवल्स वाइज, उसके डायरेक्शन वाइज, उसका स्ट्रक्चर, उसका चार्ट और इवन टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस और अनटिल कोई कोलैप्स ना आ जाए। इसलिए मैंने पहले रीजनल डेवलपमेंट का इम्पैक्ट दादाजी से पूछा कि कहीं कोई कोलैप्स आने का खतरा तो नहीं है स्टॉक मार्केट के हवाले से। ये है मार्केट की स्टोरी। हाँ, और जो एनसीसी, हाँ, एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पैसे हाथ में कर ले। अगर इंडिया को, सॉरी अमेरिका को जो जूते वज्जे हैं, अगर उसको टीसें ज़रा देर में उठती हैं ना, तो काबुल में जो जूते लगे हैं, तो अगर उसने उसकी सजा देने का फैसला किया, और आपको पता है यूजुअल सस्पेक्ट हम हैं, फेंट उसको अफगानिस्तान में पड़ेगी, गुस्सा उसने हम पे निकालना है, तो एक उसकी स्टेटमेंट आनी है और हमारी मार्केट मुंह के बल नीचे चली जानी। आपको माल बहुत सस्ता मिल सकता है, पैसे हाथ में रखें। ये गल किसी ने बताई? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जी ठीक है। और मुझे बहरहाल वो फ़ोन ना करने की अब लॉजिक समझ आ रही है कि उन्होंने कुछ हमारे साथ बुरा भला करना है। अगर ना करें तो ये हमारी बहुत खुशकिस्मती होगी। कामयाबी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इन नलायकों, न अहलों, न खिदों से कोई कामयाबी की तवक्को तो मुझे नहीं है। लेकिन जैसे ही इंडिया, अब इंडिया ही मुंह से निकलता है, अमेरिका ने हमारे बारे में एक बयान देना, अमेरिकन सदर का एक बयान ही काफ़ी है यार, कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है, अब हम इसकी ऐसी करेंगे। बस करे या ना करे, लो जी आपकी मार्केट गई द्रम। यानी आप कह रहे हैं खतरा मंडला रहा है? ये खतरा इस वक्त मंडला रहा है, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत ने अपने अवाम को ये बताना है कि हम जो 2400 बंदे वहाँ पे मरवा के और 22 खरब 60 अरब डॉलर ज़ाया करके जो वहाँ से आए हैं, तो हमने हासिल क्या किया? ठीक है, हाँ, हासिल वसूल क्या उसका? कोरोना को आए 2.5 साल हो चले कि 1.5 साल? नहीं, 1.5 साल। 1.5 साल हो चला है। इस 1.5 साल में जो 2 पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, एक ट्रंपू ने और एक जो बाइडन ने। ट्रंपू ने किया था 1.6 खरब रुपए का, नहीं 16 खरब रुपए का,
और एक शायद 6 ट्रिलियन उसको कहते हैं, 16 खरब रुपए का डॉलर्स, डॉलर का जी डॉलर, 16 खरब डॉलर का। और बाइडन ने किया है 19 खरब डॉलर का। और अमेरिकन इकोनॉमिक एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जो बाइडन का दिमाग ख़राब हो गया, ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देगा, रियल इकॉनमी का। ठीक है, तो ऐसी सूरत में 22 खरब डॉलर वो खर्च कर चुके हैं एक मुल्क के ऊपर, और जहाँ की फ़ौज 24 घंटे खड़ी नहीं हो सकी आम से लोगों के सामने जिन्होंने बंदूक फड़ी हुई थी। तो अब गुस्सा तो है ना, बेइज्जती तो है ना अमेरिकी क़यादत की। उन्होंने अपनी बेइज्जती टालने के लिए क्या करना है, इधर उधर से कोई बंदा फाड़ के ना उसे 2-4 चपेड़े लगाया नहीं। वो जो बंदा उन्होंने इधर उधर से फड़ना है, मुझे ख़तरा है वो हम ना हो, क्योंकि हम बड़े फिर रहे हैं। क्योंकि जरा फिर कुटता है वो फिर वो अपना मरहम पट्टी के लिए पैसे भी तो देता है ना जी। जो थप्पड़ शप्पड़ मारता है मरहम पट्टी के लिए पैसे भी तो देता है, गर्म दूध भी तो पिलाता है जाके। ठीक है, समझिए, सही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मुझे इतराज़ करें फैक्ट्स पे। आपने कहा 19 बिलियन डॉलर है, आपने 19 बिलियन डॉलर 1900 का है, नहीं 1.9 ट्रिलियन और 1900। जी हाँ, ऐसे है ना, आपने बिलियन क्या गए, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेल आउट पैकेज देने जा रहा है, जिसमें स्पेशली बॉन्ड बाय करेंगे। जी, नेक्स्ट मैसेज सोहेल अहमद का। कहते हैं दादाजी बजट है 3 लाख का, बताइए बेटी को गोल्ड देने की बजाय गिफ्ट क्या दिया जाए जहेज में, कोई प्राइस बॉन्ड, कोई फाइनेंशियल बॉन्ड। गोल्ड से बेहतर क्या ऑप्शन हो सकती है बहन या बेटी को देने के लिए? गोल्ड से बेहतर ज़मीन हो सकती, शेयर्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट हो सकते हैं। साथ साथ हमारी वो बढ़ते रहें, बेटी के एसेट भी बढ़ते रहें, और जिस दिन जितने उसको ज़रूरत हो वो उतने विड्रॉ कर ले, विड्रॉ कर ले जी। जिस दिन जितनी ज़रूरत हो वो इनकैश कर ले, और बाकी एसेट वहीं पे पड़ा रहे। फिर जब पैसे आए फिर जमा करवा दें। सिंपल। बस बहनोई बहन के केस में और दामाद बेटी के केस में बस वो वेला ना हो, नहीं तो सारे निकाल के खा जाएगा। हाँ, बस ये मसला है। आसिफ का मैसेज, आसिफ कहते हैं दादाजी एक बात बताइए, पाकिस्तान को चलाने वाले गरीब को खुशहाल क्यों नहीं होने देते? तमाम टैक्सेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गरीब ही अदा करता है, क्यों? दुनिया के अंदर भी यही कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे अमीरों को ये टैक्स चोरी करने की इजाज़त नहीं होती। 17% हम जो सेल टैक्स दे के आते हैं किसी भी जगह के ऊपर, क्या वो कौमी ख़जाने में जाता है? भाई अगर मेरा FBR भी मुझे कहे कि नहीं जाता, तो यार मेरा दिल करता है मैं इसको टक्कर मार दूँ सामने बैठे हुए कलेक्टर को। मामा तू कदी तनख्वाह ले अंडे जी। अगर मेरा सेल टैक्स अदा किया हुआ कौमी ख़जाने में नहीं आ रहा, तो आप किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं हजूर? ठीक है ना? तो ये है, ये ट्रेजडी है कि दुनिया भर के अंदर वहाँ पे अमीरों पे जो टैक्स लगता है वो कटता भी है और कौमी ख़जाने में भी जाता है। हमारे अमीर जो हैं वो बदतरीन तरीके से अमीर इसलिए हो जाते हैं कि आपके और मेरे से तो वो टैक्स वसूल कर लेते हैं गर्दन पकड़ के, लेकिन वो जो होते हैं वो गर्दन पकड़ने वाले की गर्दन पकड़ लेते हैं, यानी उसको लालच लगा के हड्डी डाल के तो आगे गुजर जाते हैं। असल में मसला ये, तो वो फिर चंद दिनों के अंदर अमीर हो जाता, ओवरनाइट वेल्थी जिसे कहते हैं। जी, अब्दुल बासित अच्छे से ही पूछते हैं दादाजी, मैं इस बात में आपसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि गरीब की गुर्बत ख़त्म करने के लिए गरीब को तालीम देने और हुनर सिखाने के अलावा कोई बेहतर रास्ता नहीं है। ये फरमाइए कि एहसास प्रोग्राम के सालाना 144 अरब रुपए 2-2 हज़ार बांटने की बजाय यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, टेक्निकल स्कूल और स्कॉलरशिप पे क्यों नहीं लगते? मसला क्या है? इसलिए कि उससे लोग पढ़ जाएंगे, पढ़ के तो महारत आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ, 2,000 रुपये महीना किसने कहा? 1,000 रुपये 2 महीने के बाद होते हैं। अच्छा जी, हाँ ठीक है, राइट है। जी, अवैस पूछते हैं दादाजी, मैं शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर इमरान खान साहब को एक चांस और मिल गया मुल्क को रूल करने का, तो हम खुशहाल कैसे होंगे? आपकी खुशहाली मकसूद किसे है? उनको तो है, उनको इंक्रीमेंट मिल गई है ना 20% तनख्वाह के अंदर, तो बस ठीक है जी। उसी कबीना ने उनकी इंक्रीमेंट अप्रूव कर दी, सिविल मुलाजमीन की इंक्रीमेंट रिजेक्ट कर दी।
तो पता चल गया होगा आपकी इस मुल्क के अंदर औकात क्या है। बहुत आला, उनको मिल गई इंक्रीमेंट सालाना, सीधी बात ही कर उनके दी। पीएन को भी मिल गई, उनके अर्दली को भी मिल गई। ठीक है, तो जो महकूम हैं, जो गुलाम हैं, उनकी मुस्तरद हो गई, वही काबीना थी। ठीक है। इमरान असगर पूछते हैं गोल्ड की फ्लक्चुएशन जो हालिया दिनों में हुई उसे आप कैसे देखते हैं और 2-3 माह में इसका व्यू क्या बन रहा है? जवाबन इमरान असगर साहब अर्ज़ ये है कि जो बाइडन पैसे दे रहा है ना, मार्केट में पैसे डाल रहा है बॉन्ड बाइंग के लिए, उससे डॉलर मजबूत होगा, और डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड यार इन्फ्लेशन नहीं होगी दादाजी। लेकिन एक बात है, गोल्ड ओवर प्राइस भी तो है ना, हैजिंग हुई है ना उसमें कोरोना जब दुनिया बंद हुई, और जो जो दुनिया के मामला बेहतर होते जाएंगे, यानी अब पोस्ट कोविड सिनेरियो में दुनिया खुलती चली जाएगी, गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। वो 1706 लगा के वापस ऊपर 1765-66 की तरफ चला गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले झटके में 1700 टूटेगा। 1660 की मार्केट में बातें हो रही हैं जी। तनकीदी मैसेज सुनिए। यासिर न्याज कहते हैं दादाजी आपने फरमाया था कि पहले स्टॉक मार्केट का बूम आता है फिर प्रॉपर्टी का। स्टॉक का बूम तो आया नहीं, प्रॉपर्टी का बूम आ गया। क्या आपकी बात गलत नहीं साबित हो गई? 28,000 से तोड़ के ये तो देखे ना 48,000 पे आई है मार्केट है। इसको बूम नहीं मानते, इसको नहीं मानते। 20 मार्केट 20,000 बढ़ गई है यार, इसको आप क्या कहेंगे? सर जी 107 रुपए का लो लगा था पीएसओ का, उसके बाद पीएसओ ने 250 मारा, तो क्या है ये बूम नहीं है प्रॉपर्टी का? वो एक अपॉर्चुनिटी थी। स्टॉक मार्केट में से लोग अक्लमंद हो गए, वो नाले पैसा निकाल के तो प्रॉपर्टी में डालते जा रहे। प्रॉपर्टी 100% बढ़ गई है यार, जब से खाकसार ये पिट रहा है 2019 से जी। हाँ 2018 से, 2018 के बाद इकॉनमी तो नहीं ना बढ़ी जी, कम हुई है ना, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें डबल हो गई। करोड़ वाला प्लाट 2 करोड़ 190 का हुआ है कि नहीं भाईजान? नहीं, 2.25 2.5 होर मेरे को की चाहते हो? जिन्होंने दिहाड़ी लगानी होगी उन्होंने लगाई। फेज 6 का आपने रेट देखा है? यार मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये जो होती है ना छोटी पार्टियां जिन्होंने नहीं खरीदना होता, जिन्होंने चीज़ा लेना होता है, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, मैं लर्निंग कर रहा हूँ दादा पुत्र शो सुनता हूँ, लर्निंग करता हूँ। जिन्होंने दिहाड़ी लगानी है दिहाड़ी लगा के निकल भी गए ने, सानू मिठाई के टोकरे भी आ गए ने। ठीक है, क्यों है भला? क्यों भला? क्यों? पाकिस्तान में 2020-21 में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी एक छोटी सी पॉकेट में या कोई एक आधी प्रॉपर्टी नहीं, पूरे सेक्टर पूरे फेज में कनाल का प्लॉट 4 करोड़ का इंसान टाप गया। 4 करोड़ से ऊपर चला गया एक कनाल का प्लॉट। तो मेरा ख्याल है ये तो हिस्टोरिक हाई लगी है मार्केट में जी। इस ज़िमन में आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा जी। एम काशिफ, बारहा दादा पोतो शो में ये बात हो चुकी। काशिफ कहते हैं दादाजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, फ़र्क है, यही मसला है ना कि लोग इंपोर्ट करते हैं, हुकूमत को उनके ब्याह पे डॉलर खरीदने पड़ते हैं। हुकूमत ही काम ही प्राइवेट कर दे, अपने डॉलर आप लेके आओ, चीज़ मंगा लो, जान नहीं छूट जाएगी। यार ये दुनिया भर के दुनिया के अक्सर ममालिक में होता है, तो फिर वहाँ पे ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का रेट का फ़र्क बहुत हो जाता है, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है और अफरात ज़र हो जाता। ईरान के अंदर अफरात ज़र 450, 550, 1000% तक चली गई थी, और यही वजह थी बुनियादी तौर पे। वो तो उनका मुफ्तल लग गया। अब वो इराक का तेल चोरी करके ईरान बेचता है, ठीक है, अपने को अपना तो बेचना ही बेचना है उसने, ब्लैक मार्केट में इराक का भी चोरी करके बेच रहा है, बल्कि अपना तेल भी इराक का तेल क्या कहते बेच रहा है, ऑफिशियल मार्केट में बेच लेता है। यमन का तेल वो बेचता है चोरी करके, ठीक है ना भाई। $1,000 पे वो फातमियों और जैनबियों भर्ती करके लेके जाता है, तो अपने पल्ले से थोड़ी देता है। नहीं, शाम का तेल भी ईरान चोरी करके बेचता है। जब उसका तेल जो था वो दाइश या फिर तुर्की वो बेचते रहे हैं, तब बड़ी तकलीफ थी ईरानी, और ईरानी मुतासरीन को बड़ा प्रोपेगेंडा करते हुए पाए जा रहे थे। आजकल शाम का तेल, बल्कि फिर वही बात, अपना तेल शामी तेल कह के ईरान बेची जा रहा है। वो अफरात ज़र कित्थों कंट्रोल होनी थी जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ से बेहतर होना था ईरान का। ये 2-3 वारदातें, 2-3 जुगाड़ें उसने लगाई हैं। अब करेंसी का रेट नहीं निकालते, और अमेरिकन को पता है कि उन्होंने ये जुगाड़ें लगाई हुई हैं, ठीक है। और अरबे जो है ना, गुलाम अरबे, उनको हॉल पड़ते हैं
कि इसके पास 4 पैसे आ गए तो इन्हें फेंटना आसान हुई है। जी जी, इसने फेंटा हमें ही लगाना है, इसलिए वो चेज़ा ले रहे हैं। ठीक है ना। तो अंदर से उनके टोटरू कांपे हुए हैं। आप अंदाज़ा करें यार, यूएई ने अंदर खाने ईरान से कहा है कि 5 साड़ी ताड़ी कोई लड़ाई नहीं, उन्होंने सुलह कर ली। उन्होंने तो इसराइल के साथ भी सुलह कर ली। उन्होंने कहा तुहाडे इसराइल के नाल हम राबते करवाने, को पुत्र ठहर जा, हमारे अपने राबते हैं, ईस्ट साढ़े अपने बड़े रास्ते ने, राबते ने, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अजीबोगरीब बात हो रही है। सामीन इकराम, आसान तरीन अल्फाज में हम ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नज़ाकतें आपको बताने की जिसारत करते हैं। तो बात हम गैर संजीदा अंदाज में करते हैं, लेकिन बात गैर संजीदा नहीं होती। हम गैर संजीदा उसको इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ आ जाए, लाइट लगे आपको बात, हाँ, हल्की फुल्की बात लगे। हमारा कल्चर ही यही है अहले पाकिस्तान और ख़ास तौर पे अहले पंजाब का। बस जी, राउंड अप, छुट्टी। लो सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शोर, स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।